व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोएट्री क्या है। पोएट्री की डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और पोएट्री की मेजर फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि एपिक क्या होती है, सोनेट क्या होती है, बैलड पोएम कैसी होती है और ओड कैसी होती है। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोएट्री किसे कहते हैं। पोएट्री दिल की ज़ुबान है, पोएट्री रूह की ज़ुबान है जो इंसानों की इमोशंस और फीलिंग्स को बयान करती है। पोएट्री अनस्पोकन वर्ड्स को भी कैप्चर करती है। ये साइलेंस और साउंड के दरमियान बैलेंस रखती है। वर्ड्स को एक ऑर्डर में लिखा जाता है। पोएट्री का एक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है, इसकी राइम होती है, मीटर होता है, जिससे पोएट्री में म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। आसान लफ्ज़ों में पोएट्री है बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। डिफरेंट राइटर्स ने पोएट्री की डिफरेंट डेफिनेशंस दी, जैसा कि मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि पोएट्री इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस। इस तरह शैले कहता है कि पोएट्री में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। फिर वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की डेफिनेशन बहुत फेमस है और ज़्यादातर लोग इसी डेफिनेशन को प्रेफर करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं पीस को, सुकून को, यानी सुकून की हालत में, पीसफुल कंडीशन में फीलिंग्स के स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो को पोएट्री कहते हैं। यानी सुकून की हालत में जब एकदम से फीलिंग्स ओवरफ्लो होती हैं, उन फीलिंग्स को वर्ड्स में कैप्चर किया जाता है तो वो पोएट्री बन जाती है। अगर पोएट्री की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है कि पोएट्री इमोशनली चार्ज्ड होती है, यानी इसमें पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स और इमोशंस को बता रहे होते हैं और ये हार्ट टचिंग होते हैं, यानी दिल को छूते हैं। फिर इसमें रिच इमेजरी होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ किया जाता है। रीडर के माइंड्स में पिक्चर्स बनती हैं, इमेजेस बनते हैं, जिससे रीडर के सेंसेस भी इवोक होते हैं। फिर है म्यूजिकलिटी, यानी इसमें म्यूजिक के एलिमेंट्स भी होते हैं। लफ्ज इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जैसे कोई मेलोडी हो, यानी इसमें लफ्ज़ों का एक खूबसूरत फ्लो होता है। फिर पोएट्री में सिंबोलिज्म और मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके ज़रिए हिडन और डीपर मीनिंग्स को कन्वे किया जाता है, यानी ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बयान कर दी जाती हैं। फिर पोएट्री कॉन्साइज होती है, यानी कुछ ही लफ्ज़ों में ये अपना मीनिंग कन्वे कर देती है, लेकिन ये इनफाइनाइट होती है, यानी इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। ये रीडर पे हमेशा के लिए अपना असर छोड़ देती है। अगर पोएट्री की फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिक को। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें स्टोरी बताई जाती है, जिसमें कहानी बयान की जाती है। ये कहानी एक हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, एक हीरो की ज़िंदगी के बारे में बताती है। इसमें हीरो के एडवेंचर्स और उसकी जर्नी को बयान किया जाता है। हीरो की स्ट्रेंथ, करेज और विजडम के बारे में बताया जाता है, यानी हीरो की तारीफ की जाती है, उसकी कहानी सुनाई जाती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली है इसकी लेंथ, यानी ये एक लॉन्ग पोएम होती है जिसमें हज़ारों लाइन्स होती हैं। इसका हीरोइक सब्जेक्ट होता है, यानी जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो बहुत ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और एडमायरेबल होता है, जिसको रीडर्स बहुत लाइक करते हैं। इसके अलावा इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी गॉड्स, मॉन्स्टर्स और मैजिकल इवेंट्स भी हीरो की जर्नी में दिखाए जाते हैं। एपिक की टोन बहुत सीरियस होती है, यानी इसमें कोई हंसी मजाक वाले एलिमेंट्स नहीं होते। ये बहुत सीरियस पोएम होती है जो एक हीरो के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताती है। इसमें हीरो की एक जर्नी दिखाई जाती है जिसमें वो बहुत चैलेंजेस फेस करता है। इसके अलावा एपिक पोएम्स में बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जिनके ज़रिए हीरो की ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को प्रूव किया जाता है, यानी साबित किया जाता है कि हीरो वाकई बहादुर है। और लास्ट में हीरो की जर्नी से एक मॉरल लेसन मिलता है।
अगर एपिक की राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी कोई ख़ास राइमिंग स्कीम नहीं होती, क्योंकि इसमें एक स्टोरी नरेट की जाती है, तो ये कोई ख़ास राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करती। इंग्लिश में ज़्यादातर एपिक्स को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, यानी जिसमें कोई ख़ास राइमिंग स्कीम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी लाइंस में एक रिदम होता है जिससे पोएम फॉर्मल लगती है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले है दी ओडिसी, जिसको होमर ने लिखा। ये एक ग्रीक एपिक है जो हजारों साल पहले लिखी गई, जिसमें हीरो ट्रोजन वॉर में लड़ता है और फिर वापस अपनी किंगडम की तरफ आता है, लेकिन उसकी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। फिर होमर की इलियड भी एक एपिक है। फिर ओल्ड इंग्लिश पोएम बियोवुल्फ भी एपिक है। इनके अलावा एपिक की सबसे फेमस एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन ने अपनी इस पोएम में सैटन के रिबेलियन को बयान किया है, एडम और ईव की कहानी बयान की है। ये थी एपिक। अब बात करते हैं सोनेट की। सोनेट 14 लाइनों की एक पोएम होती है, यानी इसकी 14 लाइन्स होती हैं। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास राइमिंग स्कीम होती है। इसमें एक सिंगल थीम या सिंगल आइडिया पर बात की जाती है, जैसा कि ब्यूटी, पेन या फिर लव। सोनेट एक इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला है, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। ये पोएम शॉर्ट होती है और म्यूजिकल लैंग्वेज में लिखी गई होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लेंथ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। इनकी एक ख़ास रिदम होती है। इन्हें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, यानी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं और सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है, जैसे डाडम 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 डाडम। ये 10 सिलेबल्स हैं और इनमें हर सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस दिया गया है, यानी डम पर स्ट्रेस दिया गया है। इसी तरह सोनेट भी लिखी जाती है। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो सबसे कॉमन सोनेट है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी। पहली 4 लाइनें, जिन्हें क्वार्टरन कहते हैं, इसमें पहली और तीसरी लाइन की राइम होती है, जिसे हमने ए कहा। फिर दूसरी और चौथी लाइन का पेयर होता है, जिसे हमने बी कहा। फिर आगे भी 4 लाइनों का एक क्वार्टरन होता है, जिसमें 5वीं और 7वीं लाइन की राइम होती है सी। इस तरह 6ठी और 8वीं लाइन की राइम है डी। फिर आगे भी ऐसे ही 4 लाइनों का क्वार्टरन होता है। इस तरह ये 12 लाइन्स बन जाती हैं और पीछे रह जाती हैं 2 लाइन्स। इन्हें कहते हैं कपलेट, और इन दोनों की सेम राइम होती है, इसलिए हमने इसे जी कहा। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। शेक्सपियर की सोनेट 18, शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। पहली 4 लाइन्स की राइमिंग स्कीम हम देखते हैं। पहली लाइन के लास्ट पे है डे, इसका पेयर बनता है तीसरी लाइन से। तीसरी लाइन के लास्ट पे है मे, डे मे, ये दोनों हैं। और फिर दूसरी लाइन के लास्ट पे है टेम्परेट और चौथी लाइन के लास्ट पे है डेट। ये दोनों एक दूसरे के साथ राइमिंग बना रही हैं। फिर इस तरह दूसरी और चौथी लाइन का पेयर बनता है टेम्परेट डेट। इस तरह ये पहली 4 लाइनों का पैटर्न है। इसी तरह अगली भी 4 लाइनों का ऐसे ही पैटर्न बनता है, और फिर आखिर पे 2 लाइनों का एक कपलेट होता है, जिसकी राइमिंग एक जैसी होती है। ये थी सोनेट। अब बात करते हैं बैलेड की। बैलेड एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम है, यानी ये एक छोटी पोएम होती है, लेकिन इसमें भी कहानी सुनाई जाती है। इसमें 4 लाइनों के स्टैंजास होते हैं, यानी क्वार्टरन्स होते हैं। इसमें ड्रामेटिक इवेंट्स को बयान किया जाता है, यानी हीरो की जर्नी का कोई सीन हो गया, कोई लव स्टोरी हो गई या कोई ट्रेजेडी, ये सब बैलेड में बयान किया जाता है। बैलेड को म्यूजिकल क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, क्योंकि अक्सर इन्हें गाया भी जाता है और रिसाइट भी किया जाता है। बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है स्टोरी टेलिंग। इसमें हमेशा एक कहानी बताई जाती है, जो कहानी किसी हिस्टोरिकल इवेंट के मुतालिक हो सकती है, लव, बिट्रेयल, एडवेंचर या किसी भी लेजेंड के बारे में हो सकती है।
इसमें सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है जो आसानी से समझ आ जाए। फिर इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी 4-4 लाइनों के स्टैंजास होते हैं जिनमें कुछ लाइंस रिपीट हो रही होती हैं, यानी इसमें रेपिटेशन होती है। कुछ लाइंस को एम्फसाइज किया जाता है, उन पे जोर दिया जाता है, इसलिए उन्हें रिपीट किया जाता है। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये है ABCB, यानी पहली और तीसरी लाइंस की राइमिंग नहीं होती, लेकिन दूसरी और चौथी लाइंस की राइमिंग होती है। फिर AABB, यानी पहली 2 लाइनों की राइमिंग होती है और फिर तीसरी और चौथी लाइन की राइमिंग होती है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो बैलेड की सबसे फेमस एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी। इसमें कॉलरिज एक सेलर की कहानी सुनाते हैं जो एक समंदरी सफ़र पे जाता है और वहाँ उसे बहुत मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल इवेंट्स फेस करना पड़ते हैं। वो एक एल्बाट्रोस को मार देता है, लेकिन उसके बाद उस सेलर को बहुत सफरिंग्स फेस करना पड़ती हैं। ये थी बैलेड। अब बात करते हैं पोएट्री की नेक्स्ट फॉर्म की, जो कि है एलेजी। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें दुख, गम और तकलीफ़ को बयान किया जाता है। ख़ास तौर पर जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई मर जाता है, तो उसके गम में जो पोएम लिखी जाती है उसे एलेजी कहते हैं। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी ये पोएम पोएट की पर्सनल फीलिंग्स को बता रही होती है। जब पोएट का कोई बहुत प्यारा मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो पोएट उसकी याद में जो पोएम लिखता है वो एलेजी है। इसकी टोन बहुत सोम्बर होती है, यानी इसमें डेथ, ग्रीफ, लॉस और सोरो जैसे इमोशंस को बयान किया जाता है। ये पोएम्स सैडनेस से शुरू होती हैं, यानी दुख और तकलीफ से शुरू होती हैं, लेकिन इनके आखिर में कंसोलेशन होती है, यानी पोएट एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह ये पोएम्स लॉस की बजाय होप और सेंस ऑफ पीस प्रोवाइड करती हैं। इन पोएम्स का कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन सबसे पहले पोएट लेमेंट करता है, यानी किसी प्यारे के मरने पर दुख और तकलीफ़ महसूस करता है, फिर उसकी प्रेज़ करता है, यानी उसकी तारीफ़ करता है, और आखिर पे कंसोलेशन होती है, यानी एक्सेप्टेंस होती है। अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो एलेजी की कोई ख़ास राइमिंग स्कीम नहीं होती, ये फ्री वर्स में लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी फेमस एग्जाम्पल है वॉल्ट विटमन की पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये एक एलेजी है जो वॉल्ट विटमन ने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद उसके दुख और गम में लिखी। ये थी एलेजी। अब बात करते हैं पोइट्री की नेक्स्ट फॉर्म की, यानी ओड की। ओड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी पर्सन, इवेंट या किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ की जाती है, उसे ग्लोरीफाई किया जाता है। पोएट अक्सर उस चीज़ या पर्सन को एडमायर करते हुए अपनी डीप फीलिंग्स बयान करता है और उस सब्जेक्ट को डिटेल से बयान करता है। ओड की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है प्रेज एंड एडमायरेशन, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ की जाती है, उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, उसकी ब्यूटी और इम्पोर्टेंस को बयान किया जाता है। इनकी टोन सीरियस होती है, यानी पोएट बहुत सीरियस लैंग्वेज में अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को बयान कर रहा होता है। ये पोएम इमोशनली बहुत डीप होती हैं। पोएट अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप फीलिंग्स बयान करता है। इस पोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है स्ट्रोफी। ये पोएम का शुरू का हिस्सा होता है जिसमें पोएट अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है और पोएम की टोन सेट करता है। दूसरा है एंटी स्ट्रोफी। इसमें पोएट सब्जेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट को बयान करता है। फिर है एपोड। ये पोएम का फाइनल पार्ट होता है। इसमें पोएट अपने सब्जेक्ट का कंक्लूजन करता है। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी सबसे फेमस एग्जाम्पल है ओड टू नाइटिंगेल, जो एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखी। इसमें जॉन कीट्स नाइटिंगेल के सोन को एडमायर करता है। नाइटिंगेल एक परिंदा है। कीट्स इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत मेलोडियस है। कीट्स इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई खूबसूरत म्यूज़िक हो। ये थी ओड। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।